नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सगलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम ने डॉक्टरों से सतपाल महाराज के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और जल्द उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही सीएम ने अस्पताल प्रबंधन को उनके उपचार में सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। देवप्रयाग से जुड़े मामले को लेकर चल रही सियासत के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधुरादत्त जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और पहले उन्हें अपने कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय में शराब नीति और भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसे प्रदेश की जनता आज भी नहीं भूली है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में खनन से लेकर अन्य विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और ये बातें सार्वजनिक रूप से सामने भी आ चुकी है। देखिए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि वो यहाँ डेनिस लाए और शराब बेचने का काम किया। ये हरीश रावत जी के कार्यकाल की बात है और कितना उस समय हल्ला हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे, अलग बात है। और अगर पहाड़ी उत्पाद बन रहे हैं, देवप्रयाग में पहाड़ी उत्पादों को खपत करके कोई चीज़ बन रही है और वो प्रदेश के राजस्व में या प्रदेश में बेरोजगारी या जिसमें भी उसका उपयोग हो रहा है समाप्त करने में, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी पहले अपनी बात करें तब दूसरे पर सवाल करें। जो उन्होंने किया, जो कृत्य उन्होंने किया, वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश में चाहे खनन में हो चाहे शराब में हो, जितना भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। आज 27-26 साल के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और स्वयं हरीश रावत जी ने कहा मैं तो आंखें बंद कर लूंगा, ये भी रिकॉर्ड में है, कहीं छिपा नहीं है, इसको भी वो झुटला नहीं सकते हैं, सबके सामने है, कैमरे में है, सार्वजनिक रूप से कहा गया है। तो जिन लोगों को जो पहले से ही विवादों में घिरे हों, मैं समझता हूँ उन लोगों को सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि वो यहाँ आतंकवाद और मदरसा शिक्षा को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में आतंकवाद को लेकर जो चिंताएं सामने आई हैं, उनमें कुछ स्थानों पर मदरसों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की गलत धारणा या गतिविधि को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को बेहतर, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने लगातार इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ मदरसों का जो चाल चलन है, उस पे कई सारे सवाल खड़े थे। इसीलिए क्यों और उत्तराखंड के अंदर जो मदरसा शिक्षा थी, उस मदरसा शिक्षा को सही नहीं माना गया और इसलिए मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया। उसकी समकक्षता भी नहीं थी। उसकी बच्चा पढ़ने के बाद अगर 8th कर लेता था तो 9th में कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, 9th कर लेता तो 10th में एडमिशन नहीं मिलता था, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड से कि उसका देवत्व भी बचा रहे और बच्चों की पढ़ाई में बेहतरी, एक क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें, इसलिए हम लोगों ने तय किया, सरकार ने तय किया कि अब मॉडर्न मदरसे बनाए जाएंगे और उसमें जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो कहीं मिसिंग हो रहा था मुस्लिम बच्चों को, तो वो भी अब दिया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह वो मदरसे चलेंगे। उन मदरसों में अब उत्तराखंड शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का कोर्स कराया जाएगा और मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में एक बेहतर दिशा देश को देने का काम करेगा। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। अब मुस्लिम बच्चे भी हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।
उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस अभियान को आगामी चुनाव को साधने का एक जरिया करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अभियान सरकारी धन और तंत्र का खुला दुरुपयोग है। बिष्ट के मुताबिक सरकार रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है और आम जनता में भारी निराशा है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि उपलब्धियां गिनाने के बजाय सरकार को चारधाम यात्रा की अधूरी तैयारियों और बेरोजगारी पर जवाब देना चाहिए। और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी 4 साल बेमिसाल के नाम पे कर रही है। पहले राजनाथ जी के दौरे पर पूरा सरकारी तंत्र और सरकारी धन झोंका गया, अब राजनाथ जी के भी यही होगा। लेकिन ये 4 साल की उपलब्धियां क्या है, ये भाजपा जनता को क्यों नहीं बता पा रही है। आप देखिए कि आज भी बेरोजगार हताश और निराश हैं, मायूस हैं। उनको रोजगार देने में ये सरकार विफल है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पा रही है। धरातल पर आप देख लीजिए विकास नकारात्मक है। चारधाम यात्रा की व्यवस्था तक ये सरकार जो है नहीं कर पा रही है ढंग से। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव इस प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा का बुरा हाल इस प्रदेश के अंदर है और उसके बाद भी अगर सरकारी धन और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके 4 साल बेमिसाल का ढोल अगर भाजपा सरकार पीट रही है तो जनता उसकी हकीकत भली भांति जानती है, क्योंकि जनता इस सरकार से निराश हो चुकी है। कुंभ की तैयारियों और बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए के बजट प्राप्त नहीं है और केवल नाम बदलने से व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो जाती। हरीश रावत ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में बिना केंद्र से विशेष मदद के भी कुंभ के लिए बड़े स्तर पर काम किए गए थे और उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार उससे ज्यादा और बेहतर काम करके दिखाए, तभी बजट और दावों की वास्तविकता सामने आएगी। हाँ, वैसे शास्त्र सम्मत तरीके से तो अर्धकुंभ है ही। परंपरा भी अर्धकुंभी कहते हैं, सनातन भी अर्धकुंभ कहता है, लेकिन भाजपा तो नाम बदल करने में माहिर है, तो उन्होंने इसको कुंभ, मैं कह रहा हूँ इसको महाकुंभ कह दो, लेकिन तैयारियां भी तो ऐसी करो ना। अब 500 करोड़ रुपए से क्या होगा, और ये भी आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, अब ये तो तब दिखाई देगा। मेरी चुनौती है भाजपा को, जितने काम हमारे कार्यकाल में भी अर्धकुंभ हुआ था और हमने बिना केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया था। हमने जितनी मदद मांगी थी, अंत में हमने 200 करोड़ तक मांगे उनसे, बहादुराबाद से श्यामपुर कांगड़ी के बीच में सड़क बनाने और पुल बनाने के लिए। हमने कहा 200 आप दे दो, बाकी हम व्यवस्था करते हैं, को बना देते हैं, जिसका हमने शिलान्यास किया। लेकिन इन्होंने एक नया पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया। लेकिन मेरा दावा है, चुनौती है भाजपा को, ये उतने काम करके दिखा दे जितनी हरीश रावत सरकार के समय में अर्धकुंभ हुए। देहरादून में सड़क कटिंग के बाद रोटेशन कार्य को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने सुबह 6 बजे से जिलाधिकारी सविन बंसल के साथ शहर के तमाम क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान दिलाराम चौक, सहसरारा रोड और आईएसबीटी समेत कई स्थानों का जायजा लिया गया, जहां अधिकांश कार्य संतोषजनक पाए गए, लेकिन कुछ जगहों पर मलबा और अधूरा रोटेशन मिलने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही समय सीमा और गुणवत्ता मानकों का पालन न करने वाले एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी काम किया गया है। काफ़ी जगहों पे जो रोड कटिंग की गई थी उस पर रिपेयर का काम या रोड बनाने का काम कर दिया गया है। कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मलबा है रोड कटिंग का, वो कई जगह पे दिखाई पड़ा है, जहाँ पे जिसको सफाई जिसकी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। कई जगह पे रोड कटिंग की गई जिस पे अभी काम नहीं किया गया है, तो उसको डिटेल उसको वर्कआउट किया गया है। सारे एजेंसीज़ को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इमीडिएटली उसको कवर करें और आगे जो भी परमिशन ले रोड कटिंग की, उसको एक अरेंज तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से कटिंग करें और साथ के साथ उसको फिलिंग करते जाएं, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब रोड कटिंग करके छोड़ दिया जाता है। मलबा अगर सड़क पर रहता है तो लोगों को चलने में दिक्कत होती है, तो सरकार की इससे छवि धूमिल होती है। तो उसी को हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कभी इस तरह कोई स्थिति नहीं आए, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और जो सुविधाएँ जो सरकार दे रही है वो पब्लिक को मिलती रहे।
कालाडूंगी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर पालिका कालाडूंगी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। मांग की गई कि मंदिर परिसर की जमीन को नगर पालिका द्वारा मुक्त कराकर वाल्मीकि मंदिर परिसर को सौंपी जाए। दरअसल कालाडूंगी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया है और साथ ही बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कालाडूंगी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन और वाल्मीकि समाज की वार्ता चल रही है, जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। द्वारा सौंदर्यीकरण के तहत जो है वाल्मीकि मंदिर और नगर पालिका के प्रांगण में जो टाइल्स बिछाने का कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। इसी मद्देनजर जो है इनसे वार्ता की गई है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला है। अभी पुनः दोबारा वार्ता के बाद जो है एवं जो है अन्य तकजीब एवं समस्त बोर्ड के प्रयासों से इसका उचित निर्णय किया जाएगा। पालिका परिषद द्वारा हमारे प्राचीन वाल्मीकि मंदिर की भूमि पर जबरन जो है सरकारी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके विरोध में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो शहर की सफाई व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से हमने बहिष्कार कर रखा है। कब तक, जब तक मंदिर की भूमि हमारे पक्ष में नहीं आ जाती, नगर पालिका हमारी सारी बातें नहीं मान लेती, तब तक यह धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार जारी रहेगा। जो है नगर पालिका की हमें दे दे। नगर पालिका जो है हमारी बातें नहीं मानती है तो अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार, सफाई कर्मचारी जो है सारे हड़ताल पर रहेंगे। सफाई व्यवस्था पूरे शहर में बंद रहेगी। गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन का शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया है। आगामी 19 अप्रैल को दोपहर 12:15 की शुभ बेला पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। समिति ने इस शुभ मुहूर्त नवरात्र के पहले दिन गुरुवार दोपहर 12 बजे तय किया। 18 अप्रैल को गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगा जी की भोग मूर्ति विग्रह डोली सेना बैंड और ढोल दमाओं के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। रात्रि विश्राम भैरव घाटी के भैरव मंदिर में करेंगे। उसके बाद 19 अप्रैल सुबह 7 बजे गंगोत्री धाम के लिए पैदल रवाना होगी। उसके बाद अक्षय तृतीया पर विधि विधान के साथ धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। चैत्र प्रथम नवरात्रि को घोषित की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को जानकारी मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूं। शनिवार 18 अप्रैल तदनुसार 5 प्रविष्टा बैसाख 2083 श्री गंगा जी की डोली शीतकालीन प्रवास मुखी मठ से प्राचीन भैरव मंदिर भैरव घाटी के लिए प्रस्थान करेगी। सुबह 7 बजे प्राचीन मंदिर भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। पंचांग गणना के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल 2026 तदनुसार 6 प्रविष्टा बैसाख 2023 अक्षय शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया रविवार को मां पतित पावनी भगवती गंगा के कपाट शुभ लाभ बेला पर 12:15 पर सभी देशवासियों के लिए विधिवत रूप से खोल दिए जाएंगे। सभी देशवासियों से, सनातनियों से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आकर मां भगवती गंगे के दर्शन करें, पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। जय मां गंगे, हर हर। गंगोत्री धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मोबाइल फोन कैमरा भी बैन रहेगा। पहनावे पर भी नजर रखी जाएगी। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने कहा कि धाम की मर्यादा और परंपराओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये प्रतिबंध देवी के शीतकालीन निवास मुखवा पर भी लागू रहेगा। इस संबंध में गंगोत्री मंदिर समिति अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन कर अगर कोई भी गैर हिंदू यात्रा पर आता है तो उसे मंदिर परिसर में नहीं घुसने दिया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर के 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा वर्जित रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति रील बनाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा यह है कि हमने अभी ये निर्णय लिया है कि गैर जो सनातनी है, हम सरकार से भी अपील करेंगे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए सरकार भी हमारा साथ दे। और हमारी कोशिश ये है कि हमारे मंदिर परिसर में गैर सनातनियों को प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। और जो सरकार के द्वारा जो पंजीकृत किया जा रहा है उसकी भी हम लोग अपने स्तर पर जो हमारी अपनी व्यवस्थाएं होगी उस अनुसार वो पंजीकरण को देख करके हम अपने परिसर मंदिर परिसर में गैर सनातनियों को प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रखेंगे। सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है
कि अपना जो हमारी सनातन परंपरा है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपनी जो वेशभूषा मातृशक्ति की है या जो युवाओं की है, जो सनातन के अंदर जो वेशभूषा हमारी आती है, उसी वेशभूषा में हम लोग माँ भगवती गंगे की पूजा अर्चना संपन्न करें। नरेंद्रनगर स्थित श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम ने एक महिला के पेट से 3 किलो 500 ग्राम रसौली का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। डॉक्टर वर्षा पवार ने कहा कि विकासखंड नरेंद्रनगर के ग्राम पांथो की महिला के पेट में लंबे समय से असहनीय दर्द हो रहा था। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के बाद महिला के पेट में रसौली की पुष्टि हुई। डॉक्टरों की टीम ने महिला के पेट से 3 किलो 500 ग्राम रसौली का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। अब महिला पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं नगरवासियों ने डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की अच्छी टीम होने से लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें पूरी टीम का रोल है और साथ साथ में जो हमारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मैम है वो हमें समय समय पे मोटिवेट करती रहती हैं और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो अरेंज कराती हैं। इसमें सिर्फ न केवल हॉस्पिटल का, इसमें हमारे चीफ साहब हैं, हमारे सीएमओ साहब, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो साथ साथ में जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो समय समय पे हमें वो चीज़ मुहैया कराते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्पलेस फील नहीं करते हैं। हमारे पास चीज़ें अरेंज होती हैं और पूरी टीम है, तभी हम इस काम को कर पाए हैं। ये बहुत जटिल ऑपरेशन था। इसमें बेसिकली पहले तो हम अगर देखा जाए कि पेशेंट की 2 ऑपरेशन थे, उस स्थिति में अंदर के अंग आपस में चिपके हुए मिलते हैं और साथ में जो मास था, ओवेरियन जो ट्यूमर था, वो भी काफ़ी बड़े साइज का था। उस कंडीशन में कई बार निकालते समय उसका फूटने का डर रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने इसके लिए प्लान करा और हमने फिर सर्जरी को किया। मैंने नगराया यहाँ अस्पताल में मेरी पथरियर में और अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि रसोली है, उसका ऑपरेशन करवा दो। तो मैंने तुरंत करवाया। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अस्पताल है, सब लोगों को आना चाहिए और सब लोग कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बालासुंदरी मंदिर के पास मिले अज्ञात महिला के शव का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने महिला के पति रंजीत शर्मा को हत्या का आरोपी बताया है। एसएसपी प्रवीण डोभाल के अनुसार 11 मार्च को महिला का शव मंदिर परिसर के पास मिला था। पुलिस ने आज टीमों की मदद से करीब 5,000 परिवारों की जांच की। 19 मार्च को आरोपी तक पहुंचकर पूछताछ में उसने हत्या स्वीकार की। मृतिका 30 से 32 वर्ष की थी और आरोपी की पहली पत्नी थी। रंजीत ने देहरादून में दूसरी शादी कर ली थी। फरवरी में रूपा वापस आई तो विवाद बढ़ा और 8 मार्च को आरोपी ने उसकी हत्या कर शव कट्टे में डालकर फेंक दिया। ग्यारह मार्च को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला में बालासुंदरी मंदिर के पास में एक महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसमें उसकी शनाख्त किसी प्रकार से नहीं की जा रही थी। इसलिए पुलिस के द्वारा आगे आके चौकी इंचार्ज द्वारा हत्या का मुकदमा 103 BNS एक्ट में कायम कराया गया था। उसके बाद से हमारी टीमें लगातार इस हत्या के खुलासे के लिए लगी थी, जिसमें 8 विभिन्न टीमें करीब 5,000 से ज़्यादा वेरिफिकेशन के बाद 19 तारीख को एक महत्वपूर्ण सफलता हमें इसमें हाथ लगी थी, जिसमें इसके हस्बैंड को, जो इसका पति है रंजीत शर्मा, उसको इसकी हत्या के लिए पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। उसके द्वारा जब पूछताछ में पता लगा तो इस एक महिला का नाम रूपा है, जो पूर्व में इसकी पत्नी रही है और पिछले कुछ समय से यहाँ पर मांडूवाला क्षेत्र में आके इसके साथ रह रही थी। और उसके बाद आपसी वाद विवाद के बाद इसकी हत्या करना और हत्या के बाद इसको बालासुंदरी मंदिर के पास में कट्टे में रखना उसके द्वारा बताया गया है। अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है, उसे शीघ्र ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। उसके अगेंस्ट जो पर्याप्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है और कोई भी आगे साक्ष्य इसमें किसी प्रकार से मिलता है उसके अनुरूप आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। जहां मार्च के महीने में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं अब बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने तापमान में गिरावट ला दी है। पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम का ये बदला हुआ रुख बना रह सकता है और कल भी कई क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना है।
चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ 19 अप्रैल से होने जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर मंदिर समिति और प्रशासन सरकार अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। रजिस्ट्रेशन के आंकड़े तेजी से बढ़ना और व्यवस्थाओं को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 मार्च से शुरू हुए ऑनलाइन पंजीकरण में अब तक करीब 6,15,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए लगभग 2,67,000 और बद्रीनाथ के लिए करीब 1,81,000 पंजीकरण शामिल है। प्रशासन का दावा है कि बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आवास व्यवस्था और दर्शन प्रणाली को भी और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने भी यात्रा को लेकर अपनी तैयारियों को व्यापक स्तर से आगे बढ़ाया है। समिति के अध्यक्ष के अनुसार वर्ष 2026 के लिए 121 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और दर्शन प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट व्यवस्थाओं को सक्रिय किया जा रहा है और तीर्थ पुरोहितों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, ताकि पूरी व्यवस्था संतुलित और व्यवस्थित रहे। केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्वरोजगार से जुड़े स्थानीय लोगों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए आगे काम किया जा रहा है। कच्ची दुकानों और टेंट संचालकों को पूर्व की भांति संचालन की अनुमति देने का निर्णय भी इसी दिशा में लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन मिलकर ये सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूती से बनी रहे। वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। वहाँ पर जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, उन व्यवसायों की समस्या को के समाधान के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी के साथ चर्चा हुई, वार्ता हुई। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी चर्चा आज हम सब लोगों के द्वारा की गई। सभी यात्रा से जुड़े हुए हमारे यहाँ पर प्रधान जी हैं, वहाँ पर छोटी दुकानों को लगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, तो सब ने खुल कर के अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय जी ने उनकी बात सुनी। और जो अभी वहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन था कि छोटी दुकानों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, उस विज्ञप्ति को लेकर भी जो वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई। आगामी चारधाम यात्रा के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख आधार है। सरकार सभी हितधारकों, स्थानीय व्यापारियों, टेंट संचालकों, परिवहन से जुड़े लोग और सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर रही है। इस बार यात्रा को और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी और समन्वय किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है। केदारनाथ की यात्रा व्यवस्था को लेकर के कुछ भ्रांतियां हो गई थी। जो जिला प्रशासन की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, आज उसको जो है जिला प्रशासन को हम सब लोग आए थे, हमारी विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे पूरे संगठन के लोग आए थे और वो विज्ञप्ति जो है निरस्त कर दी गई है। और हम सब लोगों ने केदारनाथ की यात्रा को कैसे और अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको लेकर के विस्तार से वार्ता की है। इसमें विशेष रूप से जो केदारनाथ में जो व्यापारी हैं, जो वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।